नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी खबर को लेकर आपके बीच में हूं जो मेरी अपनी सोच के खिलाफ है। मैं कई बार अपने अखबार में भी और आपके सामने यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी लगातार इस बात की वकालत करते आया हूँ कि ST/SC तबकों में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। मैं 20 बरस से इस बारे में लिखते आया हूँ। हालांकि ST/SC का रिजर्वेशन 75 साल 70 साल पुराना है, लेकिन मैं पिछले 20 बरस से कम 20 बरस से लगातार इस बात को लिखते आया हूं कि ST/SC तबकों में से क्रीमी लेयर को ख़त्म करना चाहिए। रिजर्वेशन को घटाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसी तबके के जो ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, उनका ज़्यादा हक बनता है। वो अपने तबके के जो ताकतवर लोग हैं उनके मुकाबले कहीं खड़े नहीं हो पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है अभी कुछ दिन पहले, उसको थोड़ा चर्चा यहाँ जरूरी है। उस फैसले में उन्होंने कहा है कि ST/SC तबकों के भीतर अगर लगता है सरकारों को, राज्य या केंद्र सरकार को, कि कुछ ऐसी उपजातियां हैं ST/SC के भीतर जो अधिक कमज़ोर हैं दूसरों के मुकाबले, तो ST/SC तबकों के आरक्षण के भीतर उन उपजातियों के लिए अलग से एक आरक्षण किया जा सकता है। और अगर किसी को लगता है कि ये आरक्षण अनुपातहीन तरीके से, नाजायज़ तरीके से दिया गया है किसी उपजाति को, तो उसके खिलाफ लोग अदालत जा सकते हैं। ये अदालत ने अपने फैसले में ही लिखा है कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। अब उसके साथ साथ जब ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ST/SC तबके के कई लोग मान रहे हैं, मायावती सहित बहुत से लोग मान रहे हैं कि बहुत खराब फैसला है, इससे ST/SC तबकों के लोगों के हक मारे जाएंगे। मैं नहीं समझता कि हक कैसे मारे जाएंगे। ST के लिए जितना आरक्षण है वो ST के लिए जारी रहेगा, SC के लिए जितना आरक्षण है वो SC के लिए जारी रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि इन आरक्षण के भीतर अगर आपको किसी उपजाति को अतिरिक्त संरक्षण आरक्षण देने की जरूरत है तो आप उसी आरक्षण के भीतर उसके लिए अलग से कोटा विद इन कोटा आप तय कर सकते हैं। ये कहा है। उनका हक कौन मार रहा है? लेकिन इस फैसले को देते समय, ये तो लिखित फैसला था कोटा विद इन कोटा, इस फैसले को देते समय दो बातें जुबानी कही गई जो आदेश का हिस्सा नहीं है। सरकार को सुझाया गया कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। उसमें एक तो ये सुझाया गया कि ST/SC तबके के भीतर भी क्रीमी लेयर लागू करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है ये, और मैंने कहा था कि सरकारों को, संसद को, राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों के सांसद हड़बड़ा गए हैं इससे। इसलिए हड़बड़ा गए हैं कि जितने सांसद हैं वो सब इसी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। जितने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हों, राज्य के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सब इसी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। जितने जज हों, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, IAS IPS IFS अफसर हों, क्लास 1 ऑफिसर हों, सब क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। जितने संपन्न लोग हैं, किसी अखबार के संपादक हैं, किसी चैनल के संपादक हैं, हालांकि इन तबकों से बहुत कम लोग ऊपर तक पहुंचते हैं मीडिया में, लेकिन अगर पहुंचे हुए हैं तो वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। क्योंकि हो सकता है 8 लाख रुपए की उनकी वार्षिक आय तय कर दी जाए ST/SC तबकों के लोगों की, कि उनके परिवारों की आय अगर 8 लाख रुपए साल से ऊपर है तो उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं इसका हिमायती हूं। मैं चाहता हूं सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर, इनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का फायदा। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि ये जिस दिन बड़े बड़े ओहदों पर आ जाते हैं, पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, असेंबली आ जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया सर्विस, इसमें जब आ जाते हैं तो पर्याप्त सक्षम रहते हैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाकर, कोचिंग दिलवाकर, अतिरिक्त पढ़ाई करवाकर ये उनको मुकाबले के लिए तैयार कर सकें। हालांकि इससे नुकसान सामान्य वर्ग का हो सकता है कि ये आरक्षण के पात्र नहीं रहेंगे ST/SC में,
तो ये अपनी अधिक तैयारी के साथ सामान्य वर्ग जो है, अनारक्षित वर्ग, उसमें कम्पीट करेंगे, उसमें मुकाबला करेंगे। वहाँ पर सामान्य वर्ग के लोगों को मुझसे शिकायत हो सकती है। एसटी एससी तबकों के कमज़ोर लोगों को मुझसे शिकायत नहीं होनी थी। आखिर आरक्षण कमज़ोर के हिसाब से ही किया जाता है। जाति तो सबकी एक है। अगर छुआछूत का भेदभाव का शिकार है कोई तबका, तो वो संपन्न भी है, विपन्न भी है, वो सब है। लेकिन उस तबके के भीतर किसको अधिक चाहिए, अधिक किसको चाहिए, अधिक पिछड़े कौन है? तो वो हैं जो क्रीमी लेयर के नीचे के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर ओबीसी वाली लागू हो, एसटी एससी में ज़रूरी नहीं है, अलग भी तय कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, एसटी एससी में क्रीमी लेयर पे रोक लागू करना सोचना चाहिए, कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। हड़बड़ा गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शायद 100 एसटी एससी सांसद पहुंच गए। इसका विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो सुझाया है इसको बिल्कुल लागू न किया जाए। खबर थी कि मोदी ने इनको आश्वस्त किया कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उससे परे केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। तो एसटी एससी तबके के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान रखा नहीं गया है, किया नहीं गया है। तो मोदी सरकार ने ठीक कहा कि हम संविधान के आधार पर चलेंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी तोहमत ये थी, एक आशंका थी विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, कि अगर इनको 400 सीट मिल जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। उस चक्कर में मोदी की सीटें कम हो गई, बीजेपी की सीटें सबसे ज़्यादा कम हो गई। एनडीए गठबंधन के भीतर भी बीजेपी को नुकसान सबसे अधिक हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि वो नुकसान जो है, कांग्रेस के कुछ नेता जैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उन्होंने मुझको कहा भी कि इसका बड़ा असर हुआ है, ये आरक्षण वाला बड़ा असर हुआ है, सब जगह आदिवासियों के बीच बहुत असर हुआ है और शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के बीच भी बड़ा असर हुआ है, उन्होंने मुझको कहा था। तो हाथ जले हुए हैं लोकसभा चुनाव के सीटों के नतीजों में बीजेपी के और एनडीए के। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत तय कर लिया और कहा, और शाम को कैबिनेट की बैठक लेकर, कैबिनेट की बैठक में भी ये तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया जरूर है, उसका आदेश नहीं है, सुझाव है, हम मानने पे बाध्य नहीं है और हम नहीं मानेंगे, हमको लागू नहीं करना है क्रीमी लेयर का पैमाना एसटी एससी के भीतर। मेरी सोच के खिलाफ है ये, लेकिन मैं उसके बारे में आपके सामने आज फिर दोहराना चाहता हूँ। ये सांसद जो 100 गए थे कल प्रधानमंत्री के पास एससी एसटी तबके के, अगर क्रीमी लेयर का पैमाना लागू हो जाता तो इन 100 सांसदों में से एक की भी आल औलाद को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इनकी कमाई 8 लाख से ऊपर है साल की। क्योंकि ये क्रीमी लेयर के जो भी पैमाने बनेंगे उसमें ये लोग आ जाएंगे ऊपर, क्रीमी लेयर के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसटी एससी आरक्षण कितने फीसदी लोगों को मिल पाता है इन तबकों के भीतर? शायद 1% को। ध्यान रखिएगा, शायद 1% को। सभी तरह के ओहदे अगर मिला लेंगे, सभी तरह के स्कूल कॉलेज की सीटों को मिला लेंगे, देश के 1% दलितों को, 1% आदिवासियों को भी ये आरक्षण नहीं मिल पाता, जो कि नौकरी और पढ़ाई का आरक्षण है। ये सवाल ये उठता है कि अगर ऊपर के 10, 20, 25% लोगों को अगर अलग भी कर दिया जाए, आरक्षण के बाहर कर दिया जाए, तो क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह भी कहा था, जो दूसरी बात मैं बतला रहा था। एक बात तो ये थी कि क्रीमी लेयर, दूसरी बात ये थी एक जनरेशन के बाद आगे की पीढ़ी के लिए ये आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। इन तबकों के भीतर, इन तबकों के आरक्षण को कम करने की बात कोई नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई नहीं कह रहा है कि एसटी एससी का आरक्षण निकाल कर किसी बामन बनिया राजपूत को, ओबीसी को, किसी को दे दो, कोई नहीं कह रहा है। ये बात केवल उन्हीं तबकों के भीतर हो रही है कि एक पीढ़ी, अजीत जोगी आईएएस अफसर थे, या बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस के ढेर अफसर हैं, उनकी तनख्वाह ही लाखों रुपए महीने है। तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार कर सकते हैं किसी मुकाबले के लिए।
मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे ही कोई ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, 24, 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में आते हैं, तनख्वाह पहले दिन से मिलने लगती है। आज के सैलरी स्ट्रक्चर से तनख्वाह मिलती है इनको, ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों को, लाखों में, यानी 2 लाख के ऊपर। अब अगर इनके बच्चे होते हैं तो छोटे रहेंगे बच्चे, उनको आरक्षण के लाभ पहुंचने तक टाइम लगेगा, तब तक इनकी तनख्वाह और बढ़ चुकी रहती है। इनके पास पैसा इकट्ठा भी हो चुके रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं किसी को बेईमान नहीं कह रहा हूं कि ऊपर की कमाई रहती है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं केवल जो तनख्वाह मिलती है उसकी बात कर रहा हूं। ये काबिल रहते हैं अपने बच्चों को पढ़ा के तैयार करने के लिए, मुकाबले के लिए, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए। ये काबिल रहते हैं, इनकी क्षमता रहती है, आर्थिक क्षमता। क्यों इनको दिया जाए आरक्षण का लाभ? इनको बाहर क्यों न किया जाए? क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर एक सिद्धांत है जो ओबीसी के ऊपर लागू हुआ है, या जो अनारक्षित तबके को मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, जिसमें तमाम लोग आते हैं, गैर एसटी एससी, गैर ओबीसी जितने हैं वो आ जाते हैं। उसमें क्रीमी लेयर लागू है ओबीसी की तरह। ऐसी ही क्रीमी लेयर अगर एसटी एससी के लिए लागू होगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, सिवाय उन 100 सांसदों के सिर पर पहाड़ टूट पड़ेगा जो कल मोदी के पास गए थे इसको रोकने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बात मत सुनना, क्रीमी लेयर लागू मत करना। और उसके साथ कोष्टक में अंडर ब्रैकेट जो था, जो कहा नहीं गया, हमारे बच्चे सब वंचित रह जाएंगे आरक्षण के फायदे से। अपने ही तबके के साथ जरा ईमानदारी दिखा दो, एसटी एससी के साथ। आपके तबके के जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके साथ रहम करो, जरा थोड़ा रहम करो। तुम्हारे बच्चे जो अनारक्षित तबका है उसके भी 75% लोगों के मुकाबले ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तुम्हारी आर्थिक क्षमता है इतनी। क्यों इतना हड़बड़ाते हो क्रीमी लेयर लागू होने से? क्यों अपने तबके के गरीब लोगों को नहीं देना चाहते हो पैसा? दिक्कत यह है एसटी एससी तबके के भीतर जो सच में ही बहुत गरीब हैं, उनकी इतनी ताकत नहीं है, उनमें ऐसी एकता नहीं है कि अपने सांसदों को घेरें और पूछें, क्यों गए थे तुम प्रधानमंत्री के पास? तुम्हारे बच्चे बाहर हो जाएंगे इसलिए तुम गए थे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई ने जिन्होंने ये कहा था, मेरा ऐसा मानना है वो शायद दलित समुदाय के हैं, उनके बच्चे भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने दिया फैसला। ये एक बदहवासी पैदा की जा रही है सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूं। ओबीसी और दलित आदिवासी तबकों की राजनीति करने वाले एक बड़े पत्रकार रहे हुए हैं, वहां पर पढ़ाते भी हैं, बड़े पत्रकार रहे हुए हैं। उन्होंने एकदम हड़बड़ाते हुए मायावती का इतना बड़ा स्टेटमेंट पोस्ट किया और अपील की सब लोग इसको दोबारा पोस्ट करें। क्या मायावती की बात करते हो? मायावती के ऊपर तो इनकम टैक्स ईडी के सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए गैरकानूनी तरीके से कमाने की जांच चल रही है। क्या मायावती की बात करते हो? मायावती ने क्या किया है दलितों के लिए? दलितों के नाम पर राजनीति करते हुए मुख्यमंत्री बनी, दलितों के नाम पर इतना बड़ा पैसा उगाही का आरोप है केंद्र सरकार की एजेंसियों का। ये एक अलग बात है कि मायावती अभी शांत बैठी है, पिछले 2-3 चुनाव से प्रचार नहीं कर रही है, 2014 के बाद से एजेंसियां भी शांत बैठी है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं, कुछ उस अंदाज में एक रहमो करम चल रहा है दोनों के ऊपर। क्या मायावती बात करेंगी क्रीमी लेयर के खिलाफ? कोई एसटी एससी कोटे से क्रीमी लेयर को बाहर करके आरक्षण के लिए, कोई आरक्षण को थोड़ी बाहर कर रहे हैं। आरक्षण तो उतना फीसदी रहेगा ही, बचे हुए जो ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो उसके हकदार बनेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है।
कि क्रीमी लेयर बाहर हो जाएगी तो कोई इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। आरक्षित वर्गों के लिए बहुत कम अंक मिलने पर भी नौकरी मिलने का, दाखिला मिलने का प्रावधान है। इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्रीमी लेयर बाहर होने के नाम पर। जितने लोग ताकतवर हैं इन समुदायों में, वही लोग हड़बड़ाए हुए हैं। मेरा तो ये मानना है कि इन समुदायों के जो शुभचिंतक हैं मेरी तरह के, मुझको नहीं चाहिए आरक्षण, मेरी तरह के जो शुभचिंतक हैं इन तबकों के, उनको चाहिए वो सामने आए, लिखें इस बात को खुलकर कि अरे अजीत जोगी या सरजीएस मिंज या सुनील कुजूर, जितने यहाँ पे मेरे आसपास जितने अफसर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के, कुछ लोग दलित समुदाय के रहे हैं, तुम लोग भाई ऑल इंडिया सर्विस से चुन के आए हो। अपने बच्चों को अब खुद तैयारी करा लो, खुद पढ़ा लो, ट्यूशन भी लगा सकते हो उनके लिए, उनको दिल्ली के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज सकते हो, इतना पैसा है आपके पास। करें वो सामान्य वर्ग से मुकाबला। आपके बच्चे कोई जंगल में लंगोटी लगा के तो नहीं रह रहे हैं कि वो गैर बराबरी में आ जाएंगे। अच्छी तैयारी करवाओ उनको, अच्छा मुकाबला करवाओ उनको। अनारक्षित वर्ग में मेरे जैसे लोगों का जो वर्ग है, अनारक्षित वर्ग, मैं नहीं हूं उसमें भी, मेरे जैसे लोगों का, उसमें आए, वो मुकाबला करें। वो बाकी लोग चीखें चिल्लाएं कि ये क्रीमी लेयर के नाम पे जो दलित आदिवासी निकाले गए हैं वहां से, वो अब जनरल सीटों पे कब्जा कर रहे हैं, वो चिल्लाएं। चिल्ला कौन रहा है? ये चिल्ला रहे हैं क्रीमी लेयर वाले। इनकी बपौती थी वहां पर, ये वहां पर काबिज होके बैठे थे। ये जमींदार जागीरदार हो गए हैं एसटी एससी समुदाय में। गलत है ये सिलसिला। चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम को कैबिनेट की बैठक लेके ये तय किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को नहीं मानेगी। उन्होंने बड़ा आसान सा बहाना ढूंढा, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल उसको मानेंगे जो संविधान में है। तो संविधान में तो मोदी जी ट्रिपल तलाक का कानून जो है वो नहीं था। संविधान में तो बहुत सारे कानून नहीं थे जो आपने लागू किए हैं। संविधान में तो कई चीज़ें ऐसी नहीं थी जो आपने नए नए कानून बनाए हैं और लागू किए हैं। संशोधन किए थे ना। इस संशोधन के बारे में जरा अपने सांसदों से, और मैं ये नहीं कह रहा सारे बीजेपी के सांसद थे, दूसरी पार्टियों के भी गए होंगे, जरा अपने सांसदों से, जरा अपने अफसरों से, अपने मंत्रियों से, जरा जजों से, इनसे परे हट के सोचो, सामाजिक अध्ययन करवा के देखो कि एसटी एससी तबकों के भीतर घूम घूम कर वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग, उसी क्रीमी लेयर के लोग, अधिकतर वही लोग आरक्षण का फायदा पा रहे हैं। क्यों ऐसा आरक्षण लागू करना चाहते हैं जो उन गिने चुने लोगों के ऊपर ही रहेगा? वही लोग उसके ऊपर काबिज रहेंगे। मेरे बाद मेरा बच्चा, इस किस्म का कितनी पीढ़ी चलेगा? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि एसटी एससी तबके का, ओबीसी तबके का आरक्षण जो है, किसी भी तरह का आरक्षण कितनी पीढ़ी तक चले, कितनी पीढ़ी मिले। मैं याद दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेश में अभी जो क्रांति हुई है, जिसको कुछ लोग बगावत भी बोल सकते हैं, वो क्रांति किस मुद्दे को लेकर हुई है कि 71 की जंग को लेकर, उस जंग में जो लोग शामिल थे, सैनिक, योद्धा, फ्रीडम फाइटर, उनके परिवारों को आरक्षण देने की एक व्यवस्था थी बांग्लादेश में। उसके खिलाफ था ये पूरा आंदोलन, क्योंकि 71 से लेके अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी वो आरक्षण चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण चल रहा है। इसलिए वहां पे ये बगावत हुई, इसलिए वहां पर ये क्रांति हुई। ये दोनों शब्द एक ही चीज के लिए है। ये नजरिया है देखने का कि आपकी हमदर्दी किस तरफ है। अगर आपकी हमदर्दी बांग्लादेश के आंदोलनकारी छात्रों की तरफ है तो आप उसको क्रांति कहेंगे। अगर आप वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये आरक्षण लागू करने की व्यवस्था के हिमायती हैं तो आप इसको बगावत कहेंगे। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी उसकी मेरिट पर, लेकिन यही मुद्दा था
जो इतना बड़ा काम हुआ, सत्ता पलट हो गया बांग्लादेश में, कुछ नहीं सुना। फिर आंदोलनकारियों ने एक सीमा के बाद जब निकल गए। मैं हिंदुस्तान के लोगों को भड़का नहीं रहा हूं किसी आंदोलन के लिए, लेकिन सरकार को, राजनीतिक दलों को, संसद को, न्यायपालिका को, इनको मैं आगाह करना चाहता हूं। एसटी एससी के आरक्षण के नाम पर अगर आप क्रीमी लेयर की इस दर्जे की बपौती अगर जारी रखेंगे, हो सकता है किसी दिन इन तबकों के भीतर से एक आवाज उठे, इन तबकों के भीतर से आवाज उठे। मैं तो और 4 कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं। मेरा तो यह मानना है कि सांसद और विधायक भी जो चुने जाते हैं, आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोफेसर घनाराम साहू, जो जाति व्यवस्था के बड़े जानकार हैं, उनको मैंने इंटरव्यू किया था। उनको भी मैंने घेरा था, घेर के बार बार पूछा था कि एसटी एससी तबके के या किसी भी आरक्षित वर्ग के सांसद विधायक के लिए 2 कार्यकाल की सीमा क्यों लागू नहीं करनी चाहिए। 2 कार्यकाल के बाद सांसद और विधायक जो हैं वो कोई और दूसरा काम करें, नए लोगों को मौका दें। जहां 10 लाख 15 लाख वोटर हैं उन तबकों के, वहां पे वही व्यक्ति 4 बार 6 बार क्यों आए। 10-15 लाख में से किसी और को भी ढूंढो, किसी और को भी मौका दो। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के 2 कार्यकाल, इसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं रहता सरकार में, चुनाव में। क्यों यहां लागू नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि क्रीमी लेयर पूरी संसद, पूरी विधानसभा पे आप लागू कर दो। देश में एक नया खून आएगा, नए नौजवान आएंगे, नए नौजवान अच्छा काम करेंगे, वो बेहतर जानकार होंगे दुनिया के। 2 कार्यकाल आप देश की सेवा कर लिए 5-5 साल का, अब दूसरों को मौका दो। तो मेरा तो ये मानना है कि आरक्षित हो या अनारक्षित हो सीटें, उन पे भी 2 कार्यकाल की सीमा रहनी चाहिए। आपके पार्टी के अगर कोई बहुत बुजुर्ग सांसद ऐसे हैं जिनकी सेवाएं आप लेना ही चाहते हैं, उसके लिए राज्यसभा है। पार्टियां वहां पे भेजें अपने वरिष्ठ लोगों को। राज्यसभा को आप मार्गदर्शक मंडल बनाकर चलिए, वरिष्ठ लोगों को वहां भेजिए। आप सोच के देखिएगा अगर ऐसा होगा तो सांसद विधायक 2-2 कार्यकाल, उसके बाद नए लोगों को मौका मिले। आप देखिएगा उनकी जो सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वहां पे नए लोग उत्साह के साथ काम करेंगे हर पार्टी के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग कांग्रेस को टिकट दे दें या कांग्रेस कम्युनिस्टों को टिकट दे दे। मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 कार्यकाल की सीमा बांध दीजिए। आप देखिएगा लीडरशिप में नया खून आने लगेगा। और जिस पार्टी को अपने लोगों को आगे रखना है 2 कार्यकाल के बाद, उनको आप भेज दीजिए राज्यसभा में। सोच के देखिए ऐसी नौबत आने पर कितना ताजा खून आएगा राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में। हर पार्टी का भला होगा इससे। चलिए, ये तो आज बहस का मुद्दा भी नहीं है, ये तो मैं चाहता हूं इसलिए मैंने चर्चा छेड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो चर्चा छेड़ी है एसटी एससी के भीतर क्रीमी लेयर को हटाना, एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में आरक्षण का फायदा रोकना, क्रीमी लेयर के पैमाने कुछ अलग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, ये भी हो सकता है कि अगर कोई क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी हैं जिनको फायदा मिला है, तो उनके बच्चों को आप जारी रखो, क्योंकि छोटे ओहदे हैं, एक दर्जे के नीचे के लोगों को आप जारी रखो अगले पीढ़ी में। लेकिन जो क्रीमी लेयर में आते हैं जो लोग, इनको बंद कर दो एक पीढ़ी के बाद। आप देखेंगे एसटी एससी तबके का इससे ज्यादा भला कुछ नहीं हो सकेगा। जो मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा भला कुछ नहीं होगा एसटी एससी का। क्रीमी लेयर में लाके ऊपर के सब ताकतवर लोगों को बाहर करो, और इस क्रीमी लेयर के लोगों का तो एक पीढ़ी जो पा चुके हैं उनकी अगली पीढ़ी को खत्म करो आरक्षण का फायदा। आप देखिएगा एसटी एससी तबकों के भीतर से प्रतिभाशाली लोग निकल कर आएंगे, एक तस्वीर बदल जाएगी। सोच के देखिएगा, मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वो एसटी एससी पे क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सांसदों की हसरत पूरी हो गई। सुबह मांग की, शाम को कैबिनेट ने बैठक करके घोषित कर दिया।
औपचारिक रूप से घोषणा की गई है। ठीक नहीं है ये बात। ये एसटी-एससी नेताओं के हित की बात तो है, एसटी-एससी जनता के हित की बात नहीं है। मुझको ऐसा लगता है एसटी-एससी तबके की जनता को ये देखना चाहिए कि जो 100 सांसद गए थे प्रधानमंत्री के पास, क्या उसमें उनके इलाके के सांसद भी हैं? अपने सांसद से पूछना चाहिए कि तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे बच्चे को क्यों मिलना चाहिए आरक्षण का फायदा, हमारे बच्चों को भी तो मौका दो। आप पूछ के देखिएगा एसटी-एससी सांसदों से। मैं भी कोशिश करूंगा, मुझको कोई मिल जाए तो मैं यहाँ उनको न्योता देकर बुलाकर कैमरे के सामने बात करना चाहूँगा। अगर एसटी-एससी के कोई सांसद मेरी बात को सुन रहे हैं और वो मेरे सवालों के जवाब के लिए तैयार हैं, तो वो अपने आप को आमंत्रित समझें, आए वो यहाँ पर। मैं स्वागत करूँगा, उनसे बात करूँगा। आप भी तब तक सोच कर देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा इस पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, एक तो वक्त की कमी है। मेरी अगली रिकॉर्डिंग 3 मिनट में शुरू होने वाली है। आप सोच के देखिए, आपको मेरे उठाए हुए सवाल अगर जायज़ लगते हैं या कम से कम सोचने को मजबूर करने वाले लगते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। हिंदुस्तान की आबादी में कोई ऐसे नहीं है जो आरक्षण से प्रभावित न होते हों। अगर आप आरक्षित तबके के हैं तो, अगर आप अनारक्षित तबके के हैं तो, क्रीमी लेयर में हैं, क्रीमी लेयर के बाहर हैं, सब मामले में आपके ऊपर कोई ना कोई पैमाना तो लागू होता है। इसको दोस्तों को भेजिएगा, उनसे चर्चा कीजिएगा इस बारे में क्या करना चाहिए। जो सांसद कह के आए हैं प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल ने जो तय किया है, सही है कि नहीं, इस पे भी चर्चा कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक एक छोटी सी सलाह। अगर आप दोपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए, चाहे आप चला रहे हो चाहे बैठे हुए हों। किसी हादसे की हालत में ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। ये गारंटी तो नहीं रहता जान बचाने की, लेकिन बचा सकता है। सोच के देखिएगा इस बात को। फिर मिलेंगे।